चलो देखिए, आज हम बात करेंगे भंवर धारा। भंवर धारा जिसे हम इंग्लिश में ईडी करंट बोलते हैं। हाँ, ईडी करंट क्या होता है? भंवर धारा यानी ईडी करंट क्या होती है, ठीक है। इससे क्या आपको बेनिफिट है, क्या आपको इससे लॉस होता है, ये सारी चीजें इसमें आप देखेंगे। कहां पर इसको उत्पन्न किया जाता है, कैसे इस धारा को कम किया जाए, ठीक है। इन सारे चीजों के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, भंवर धारा होती क्या है? भंवर नाम सुना होगा आपने। पानी में जब नदी हो, नाला हो, जब पानी बहता है तो कभी कभी देखिएगा उसमें ऐसे बनता है, ठीक है। हाँ, इस तरह के आपने देखा होगा, इस तरह के आकार पानी में आपको दिखाई ऐसे देता है ना, इसी को बोलते हैं भंवर। कहते हैं पानी में भंवर बन रहा है। तो इसी तरह का धारा जब किसी धातु के टुकड़े को, कोई धातु का टुकड़ा हो और उस धातु के टुकड़े को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस धातु के टुकड़े से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें इस तरह चक्रवाती तूफान जब आता है तब भी इसी तरह बनता है। आपने टीवी वगैरह में देखा भी होगा, साइक्लोन जब आते हैं तो इसी को बोलते हैं चक्रवात। चक्रवात, ठीक है। तो इस तरह से चक्रवाती प्रत्यावर्ती धारा उस धातु के टुकड़े में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो चक्रवाती धारा जो है भंवर के समान है, इसीलिए इस धारा का नाम रखा गया भंवर धारा, ठीक है। यह भी विद्युत चुंबकीय फैराडे का जो प्रेरण का नियम है उसी के आधार पर यह उत्पन्न हो जाता है। कोई भी धातु का टुकड़ा, ध्यान से सुनिएगा, धातु का टुकड़ा, धातु की कोई पतली सी प्लेट नहीं, एक मोटा सा टुकड़ा। टुकड़ा किसको बोलते हो? उसकी कुछ मोटाई हो, ठीक है। तो इस तरह का अगर टुकड़ा अगर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस टुकड़े के अंदर इस तरह की चक्रवाती प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, प्रेरित धारा क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। इस धारा को सबसे पहले फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने देखा था या इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसे फोकाल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। अगर मान लो कोई प्रश्न करे फोकाल्ट धारा क्या है, कुछ किताबों में फोकू धारा लिखा है। हाँ, फोकू, हाँ नहीं, फोकू, हाँ। अरे भाई, भोकू नहीं, भोकू कह रही है, भोकू नहीं, फोकू, ये हाँ, फोकू धारा, ठीक है। उनका पूरा नाम है फोकाल्ट। फोकाल्ट, ये इनका नाम है फोकाल्ट, हाँ। और उनको फोकू धारा के नाम से रखा गया, जबकि कुछ किताबों में इन्हें फोकाल्ट के नाम से जाना जाता है। फोकाल्ट धारा, भंवर धारा का एक दूसरा नाम है फोकाल्ट धारा। कुछ किताबों ने उन्हें फोकू धारा कहा, कुछ में ये नाम मिलेगा आपको, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। फोकू लिखा हो तो मत समझिएगा ये कोई अलग धारा है, ठीक है। फोकाल्ट कोई फोकू कहा जाता है, जैसे आज का ट्रेंड नहीं चला है, नाम कुछ और रहता है, प्यार से कुछ और लोग बोलते हैं, नहीं कहते हैं? हाँ, आजकल तो बाबू चलल भाई वो शब्द, हाँ। अब वो लड़के का नाम कुछ और है, अब बाबू, सोचिए, हाँ। और उसका नाम नहीं जानते हैं, उसका नाम नहीं जानते हैं, उसका नाम है बंटी। हम तो ये नाम जान रहे हैं, जो जान रहे बता दिए, हम उसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि लोग अक्सर एक तरह बोलते हैं, बाबू, सोना।
सही है, यही वाला। अच्छा चलो चलो डन। तो अब सोचिए, उसी तरह से इनका नाम है फोकाल्ट। हाँ, प्यार से इन्हें फोकू कहा जाता है, ठीक। हाँ, चलिए देखिए, भंवर धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ, भंवर धारा जो है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक है, ठीक है। देखिए 1857 में इस धारा के विषय में फोकाल्ट ने क्या किया था, खोज किया था। इसका अध्ययन 1857 में फोकाल्ट ने किया था, 1857 में, तभी इसके विषय में पता चल गई थी, ठीक है। अब रह गई बात, ये होता क्या है। हमने आपसे कहा कोई भी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र हो और उस परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, अगर किसी धातु के टुकड़े को आप रखते हो तो उस धातु के टुकड़े से चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। परंतु वो धारा कैसी होगी, चक्रवात की तरह होगी, ठीक है। इसलिए उस धारा का नाम रख दिया गया भंवर धारा, क्योंकि चक्रवात भंवर के समान होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका नाम रख दिया गया भंवर धारा। और चूंकि फोकाल्ट ने खोजा था, इसलिए उसे फोकाल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। अब लाइफ में इस धारा से क्या आपको नुकसान होती है, अगर ये धारा किसी उपकरण में उत्पन्न हो तो क्या नुकसान होगा, यह भी हमको जानना है। इस धारा का अगर हम यूज करें तो हमें फायदा क्या होगा, यह भी हमको समझना है इसमें, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका प्रमाण क्या, कैसे जानेंगे कि यह धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहले नोट करें, जब किसी धातु के टुकड़े को, किसी धातु के टुकड़े को कहां रखनी है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाता है, रखा जाता है, रखा जाता है। अब यहां ध्यान देना, यहां टुकड़े को गति नहीं कराना है, क्यों, क्योंकि यहां तो पहले से परिचुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, तो टुकड़े को गति कराने की जरूरत नहीं है। जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित न हो, स्थिर हो, नियत हो, तब टुकड़े को गति कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दो ही कारण से हो सकता है, एक चुंबकीय क्षेत्र को बदल करके, और दूसरा जो पृष्ठ रखे उसका क्षेत्रफल बदल करके, ठीक। अब क्षेत्रफल बदलने का मतलब या तो क्षेत्र, उसको गति कराइए तब क्षेत्रफल में बदलाव होगा, और चुंबकीय क्षेत्र बदलने का मतलब या तो चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाइए घटाइए, या तो चुंबक को आगे पीछे गति कराइए, ठीक है। तो यहां पर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ घट रहा है अपने आप, और ऐसे में आपको धातु के टुकड़े को क्या रखना है, स्थिर रखना है, ठीक है। इसलिए लिखा गया है कि जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित नहीं होता, नियत होता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता, तब हम उसको रखते नहीं, क्या करते, गति कराते। समझ में आएगा, तब लिखा जाता कि गति कराया जाता है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स
तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा, ठीक है, चक्रवाती या चक्रवात लिखो, चक्रवात ब्रैकेट में लिख लेना, क्या, भंवर के समान क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गई बात? कोई भी धातु का टुकड़ा अगर आप परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और वो धारा कैसी होगी, चक्रवात यानी भंवर के समान होगी। ठीक है, इसलिए उस धारा का नाम क्या हो जाता है, भंवर धारा, जिसे क्या कहेंगे, भंवर धारा कहते हैं, इसे भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, सन 1857 में फौकाल्ट नामक वैज्ञानिक ने इस धारा का अध्ययन किया था। इसलिए इस धारा को भंवर, इसलिए इस धारा को फौकाल्ट ब्रैकेट में फोकू धारा भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? आपसे अगर प्रश्न फौकाल्ट धारा करके पूछा जाए या फोकू धारा कह के पूछा जाए तो समझ लीजिए वो किसकी बात कर रहा है, भंवर धारा का। ठीक है, और भंवर धारा क्या कहती है, कोई भी धातु का टुकड़ा अगर आप परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस धातु के टुकड़े में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, ठीक है, चक्रवात के समान या भंवर के समान प्रेरित धारा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। उसी धारा को हम कहते हैं भंवर धारा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये भंवर धारा का अध्ययन कब हुआ था, सन 1857 में। किसने किया था, फौकाल्ट ने, इसीलिए इसका नाम फौकाल्ट धारा भी रखा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका परमाण उन्होंने क्या दिया था, तो चलिए हम भंवर धारा का परमाण समझते हैं। हाँ, प्रमाण हो गया जी, हो गया सबका, नोट करो, जल्दी करो। चलो देखो, भंवर धारा के प्रमाण, ये बच्चा देखो, भंवर धारा के प्रमाण। ठीक है, फौकाल्ट ने कैसा प्रमाण दिया था भंवर धारा के लिए, अब उस पे देख लीजिए। ठीक है, फौकाल्ट ने कहा था, देखना ध्यान से,
बात ना करो जी, तुम लोग लगते हो बात करने तो भूल जाते हो क्लास में कि गलत हो जाए। चलो देखो, ये एन और ये एस, ठीक है जी। ये चुंबक के ध्रुव हैं। नहीं मजा होता, वो मजा ना होता जंतु लोग क्या होता, सही ना। यहां देखा, वो मजा ज्यादा लोगे तो है मजा दूसरे ओर चल जाएगा। देखो फोकाल्ट ने कैसे भंवर धारा का प्रमाण दिया था कि देखिए भंवर धारा क्या करती है या कैसे उत्पन्न हो रही है। उन्होंने क्या किया था, ये चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, ऐसे चुंबक के दो ध्रुव ले लिए, ठीक है। और जब चुंबक के ध्रुव होते हैं तो आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे होती हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है नियत है, ये परिवर्तित नहीं है। ध्यान रखना, यहां चुंबकीय क्षेत्र को उन्होंने नियत रखा ऐसे, ठीक। और इस नियत चुंबकीय क्षेत्र में उन्होंने धातु का टुकड़ा लिया और उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया, धातु के टुकड़े को, ठीक है। तो यहां पर हम एक धातु का टुकड़ा आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये एक धातु का टुकड़ा है, या यूं कहें ये धातु का एक प्लेट है। समझ में आ गई बात? इस तरह से समझ लीजिए, ऐसे एक धातु का टुकड़ा उन्होंने लिया और इस धातु के टुकड़े को, ठीक है, ऐसे एक धागे से बांध करके ऐसे लटका दिया इस चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है। ये एक दृढ़ आधार है, वहां से इसको ऐसे लटका दिया। दृढ़ आधार जिससे लटकाया जाता है, जैसे कोई हैंगर है तो क्या आधार हो गया उसको लटकाने वाला, ठीक है। तो यहां से उसको उन्हें लटका दिया, और लटकाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने इसको ऐसे खींच करके छोड़ दिया। जब छोड़ा तो ये ऐसे ऐसे दोलन करने लगा, और देखा गया बहुत जल्द ही ये रुक गया, ठीक है। और जब फिर चुंबक को हटा दिया, और हटाने के बाद जब फिर इसको दोलन कराया तो ये लंबे समय तक दोलन करता रहा। फिर चुंबक को लगाया, फिर ये रुक गया बहुत जल्दी। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक धारा उत्पन्न हो रही है, जो धारा चक्रवात के समान है, ठीक है। और चक्रवात कैसे धारा को दिखाया गया था इसमें, देखिए, दिख रहा ना? नहीं दिख रहा? ये नया है, छोड़िए, जाने दीजिए इसको। नहीं दिख रहा हो, अब दिखा? अब देखिए, ये धारा ऐसे ऐसे इसके अंदर ऐसे उत्पन्न हो रही है, ऐसे। आपको दिखेगा कैसा, भंवर के समान, ठीक है। और यही वो धारा है जिसके कारण ये अधिक समय तक दोलन नहीं कर पा रहा है। कारण समझिए इसका, जब हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में लटका रहे हैं तो इससे सबसे अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक। लेकिन जब इसको हम बाहर की ओर खींच रहे हैं तो इस
टुकड़े का अधिक क्षेत्रफल जो है वो बाहर की ओर जा रहा है और कम क्षेत्रफल अंदर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर है। इसका मतलब इसके कम क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा, कम हो रहा है। समझ में आई बात। और जब ये अंदर की ओर आ रहा है बाहर से, ठीक, तो इसका अधिक क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा, बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि जब इसको आप बाहर खींच रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स कम हो रहा है, जब ये अंदर जा रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा हो रहा है। यानी इस टुकड़े के चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। उस परिवर्तन के कारण इसमें एक प्रेरित धारा जो चक्रवात के समान है, जो भंवर के समान है, वो धारा इसमें उत्पन्न होती है। लेंज के नियम के अनुसार वो धारा उसी का विरोध करती है जिसके कारण, तो किसके कारण उत्पन्न हो रही, इसके गति के कारण, ठीक। तो ये उसके गति का विरोध करती है, इसलिए वो क्या होता है, कुछ ही समय बाद रुक जाता है। और जब हम चुंबक को हटा देते हैं तो फिर इस तरह का चुंबकीय फ्लक्स इसमें परिवर्तित नहीं हो रहा है, ना ही इसमें कोई भंवर धारा उत्पन्न हो रही है और ना ही इसके गति का कोई विरोध, इसलिए वह टुकड़ा लंबे समय तक दोलन कर रहा है। समझ में आई बात। तो इस तरह इसका प्रमाण दिया गया किसके द्वारा, फौकॉल्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसी पे हम लिखेंगे जब किसी धातु के टुकड़े को चुंबक के ध्रुवों के बीच लटका कर दोलन कराया जाता है। दोलन लिखा तो है, दोलन कराया जाता है। दोलन मतलब ऐसे कंपन, ठीक है, दोलन कराया जाता है तो धातु का टुकड़ा थोड़े समय बाद रुक जाता है मतलब कंपन करना बंद कर देता है, ठीक है। जब चुंबक के ध्रुवों को हटा दिया जाता है तो टुकड़ा एक लंबे समय तक दोलन करता है। एक लंबे समय तक दोलन करता है, ये इसका प्रमाण उन्होंने दिया था, ठीक है। हाँ, अब ये क्यों रुक जा रहा है और चुंबक के ध्रुवों को हटाने के बाद ये लंबे समय तक दोलन क्यों कर रहा है, उसका कारण क्या है, तो अब जो हम बात करेंगे वो है इसका कारण इसका समझें। कारण क्या है, ठीक है। देखिए,
धातु, जब धातु का टुकड़ा चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाया जाता है तो इस स्थिति में ठीक है, टुकड़े का चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? अधिक होता है। जब आप इसको लटका देते हो तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं और टुकड़ा एकदम बीच में ऐसे लटका है, ठीक। तो सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रही हैं। इसका मतलब ऐसे कंडीशन में इसका चुंबकीय फ्लक्स सबसे अधिक हो जाता है, ठीक है, होता है। जब टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर ले जाया जाता है तो टुकड़े का चुंबकीय फ्लक्स कम होने लगता है। जब बाहर की ओर उसको ले जाएंगे, खींचेंगे, तो टुकड़े का कम ही क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में होगा, अधिक क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जा चुका होगा, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में इस टुकड़े का जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कम हो जाएगा, कम ही रेखाएं गुजरेंगी टुकड़े से, तो चुंबकीय फ्लक्स कम होने लगता है, ठीक। तथा जब टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र की ओर आता है तो उसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होने लगता है? क्या होता है जी? बढ़ने लगता है। भाई जब बाहर से अंदर की ओर आएगा तो अधिक क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में आएगा, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? बढ़ने लगता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगा? परिवर्तन ना, जिससे टुकड़े के दोलन से उसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होने लगा? परिवर्तन
परिवर्तन होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन से के इस परिवर्तन से टुकड़े में एक प्रेरित चक्रवात जिसे हम भंवर भी कहते हैं, धारा उत्पन्न होती है, जो या होती है जिसकी दिशा लेंज के नियम से टुकड़े के गति का क्या करता है, का विरोध करता है, टुकड़े के गति का विरोध करता है, जिससे टुकड़ा क्या होता है, जिससे टुकड़ा थोड़ी देर बाद दोलन करना बंद कर देता है। अब समझ में आ गई बात। अगर धातु के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराएंगे तो वो ज्यादा समय तक दोलन नहीं करेगा, कारण उसमें धारा उत्पन्न होगी, जिसे आप भंवर धारा या चक्रवात धारा कहते हैं, जिसे फोकाल्ट धारा कहते हैं। वो धारा की दिशा लेंज के अनुसार उसके गति का क्या करती है, विरोध करती है। इसलिए टुकड़ा लंबे समय तक दोलन नहीं कर पाता है और वो फाइनली रुक जाता है। लेकिन जब वही चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं तो टुकड़ा लंबे समय तक गति करता है, क्योंकि उस समय उसमें कोई भंवर धारा उत्पन्न नहीं होती है। समझ में आ गई बात। तो ये उसका कारण था, ये उनका प्रमाण था। ठीक, अब जो हम आगे बात करेंगे वो है भंवर धारा से क्या हानि होती है। तो जल्दी नोट करें इसको, कुछ लोग नोट कर रहे हैं। चलो जी देखो, भंवर धारा से हानि क्या होती है। तो यहां हेडिंग लगा लेंगे हानि। ठीक है, क्या हानि होती है इससे। अगर ये धारा उत्पन्न होती है तो नुकसान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब धातु के टुकड़े में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो धातु का टुकड़ा एकदम रक्त तप्त हो जाता है। रक्त तप्त का मतलब, रक्त मतलब होता है ब्लड, खून। तप्त का मतलब गरम। जितना लाल खून होता है ना, उतना गरम ये टुकड़ा हो जाता है, एकदम रेड हो जाएगा। जैसे अब विश्वकर्मा जी लोग के घरे देखिएगा, लोहा गरम करके भट्ठी में से जब निकालते हैं तो एकदम लाल दिखता है ना, उसी को बोलते हैं रक्त तप्त। तो उसी तरह ये टुकड़ा जो है एकदम रेड हो जाएगा गरम होके। और जब टुकड़ा इतना गरम हो जाएगा तो नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि विद्युत ऊर्जा का अधिकतम जो भाग होगा वो उष्मा के रूप में क्या होगा, खर्च हो जाएगा। यानी बिजली की खपत ज्यादा करेगा, ये विद्युत ऊर्जा को ज्यादा क्या करेगा, नुकसान करेगा। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा हानि है। जिस भी उपकरण में
ये भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, उस उपकरण द्वारा सबसे अधिक विद्युत ऊर्जा का ये खपत करने लगता है। ठीक। दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि अगर जैसे यहां पर देख रहे हैं गति कर रहा था, तो इसके गति को क्या कर दिया, धीमा कर दिया। तो जब किसी कोई उपकरण गति कर रहा होगा और भंवर धारा उत्पन्न हो रही है, तो उसके गति करने से उसको रोक देगा, जिसे हम कहते हैं अवांछनीय मंदन। मंदन मतलब धीमा करना, अवांछनीय मतलब धीरे धीरे उसके गति को क्या करेगा, धीमा कर देगा। तो दो नुकसान हुआ, एक विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग ऊष्मा के रूप में खर्च कर देना, दूसरा अवांछनीय मंदन उत्पन्न करना, तीसरा जिस उपकरण में ये उत्पन्न होगा उस उपकरण के ऊपर जो भी विद्युत रोधी पदार्थ लगे होंगे वो सब जल के खत्म हो जाएंगे। जैसे कोई तार के ऊपर प्लास्टिक लगा होता है ना, प्लास्टिक के अंदर तार होता है, तो वो प्लास्टिक क्या होगी, गल जाएगी, जल जाएगी। अगर एकदम रेड हो जाएगा तो बचेगा, वो जल जाएगा। ठीक है। तो ये इसका 3 नुकसान है जो इसके उत्पन्न होने से होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान वही है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में व्यय करना। ठीक है। तो नोट करें, नंबर 1, विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग, विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग किस रूप में, ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में क्या करता है, व्यय कर देता है। व्यय मीन्स खर्च कर देता है, यही सबसे ज्यादा इसका नुकसान है। दूसरा जो है अवांछनीय मंदन, अवांछनीय मंदन उत्पन्न करने में, उत्पन्न करता है। तीसरा है उपकरण, विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण का कुचालन समाप्त कर देता है, कर देता है। ठीक है। तो ये 3 इससे बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, जिसमें पहला नुकसान इसका ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए इसके उत्पन्न होने के चांसेस कहां पर बन जाते हैं। जैसे आपके घरों में, अब तो नहीं, पहले स्टेबलाइजर यूज होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है स्टेबलाइजर, देखा है ना, उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है। वो ट्रांसफार्मर में भंवर धारा उत्पन्न होने के चांस ज्यादा बनते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर को जब बनाया जाता है तो देखिएगा एक धातु के टुकड़े को काट के नहीं बनाया जाता है, पत्तियां जोड़ के बनाई जाती हैं। ठीक है। पत्तियां जोड़ने से क्या फायदा है वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां भंवर धारा को कम करने के लिए पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इसके उत्पन्न होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। जनरेटर है, जनरेटर में भी भंवर धारा उत्पन्न होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो वहां पर जहां पर बिजली पैदा हो रही है या बिजली को यानी करंट को बढ़ाया घटाया जा रहा है, वहां पर इसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वहां पर इसको कम करने के कई उपाय भी किए जाते हैं, अभी उपाय भी हम लिखवाएंगे कैसे इसको आप कम करेंगे। ठीक है। वहां पर इनके चांस हैं, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे किसका, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है। अब देखिए हानि हो गया, इनके समझ में आ गया ना, हानि क्या है। एक, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में खर्च करेगा। दूसरा, कोई उपकरण में अगर कंपन हो रही है तो उसके कंपन को धीमा कर देगा, चलने नहीं देगा, रोक देगा।
और विद्युत उपकरण के ऊपर जो भी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं आवरण, उनको जला गला के समाप्त कर देगा। ठीक है, अब आता है बचने के उपाय। बचने के उपाय, किससे बचने के? भंवर धारा से बचने के उपाय। देखिए, ट्रांसफार्मर को अगर आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर अभी आगे हम पढ़ाएंगे भी ट्रांसफार्मर, फिर वहां भी हम इसका जिक्र करेंगे भंवर धारा का एक बार। ट्रांसफार्मर ऐसे बना होता है, देखिएगा ध्यान से, ऐसे ऐसे ही रहता है। इधर तार लपेट दिया जाता है और इधर लपेट दिया जाता है, ऐसे। ठीक, ये ऐसे दिखता है आपको, ठीक है। तो इसे अगर ये ऐसे इतना मोटा होता है, ऐसे देखिएगा ध्यान से, इसको ध्यान देंगे तो ऐसे इतना मोटा होता है टुकड़ा। तो अगर हम चाहते तो धातु का एक बड़ा सा टुकड़ा काट के बना लेते, लेकिन जब धातु के टुकड़े को काट के बनाएंगे ना, तो फिर वो धातु का टुकड़ा इसी टुकड़े की तरह व्यवहार करेगा। टुकड़ा है ना, तो ऐसे ही व्यवहार करेगा। और फिर इसमें जब परिवर्तित धारा प्रवाहित करेंगे, तो परिवर्तित धारा का कंसेप्ट होता है कि वो बढ़ती घटती है। तो जब धारा बढ़ेगी घटेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो फटाक से इसमें कौन सी धारा उत्पन्न हो जाएगी? भंवर धारा। तो तुरंत ये कैसा हो जाएगा? एकदम लाल गर्म होके। समझ में आई बात? तो फिर वो जो स्टेबलाइजर होगा या जो भी ट्रांसफार्मर होगा, उसको आप टच नहीं करोगे, इतना गर्म हो जाएगा। जितनी वाट की विद्युत ऊर्जा आप उसको दोगे, उसका मैक्सिमम भाग उष्मा के रूप में क्या करेगा? ये खर्च कर देगा। ठीक है, तो बनाने वालों ने क्या किया? इस भंवर धारा को ध्यान में रख के ट्रांसफार्मर का निर्माण किया। उन्होंने क्या किया? धातु के टुकड़े के जगह पर धातु की पतली पतली पत्तियां यूज किया। इसी आकार में पतली पतली पत्तियां लगाई गई। देखेंगे आप, उसको बारीक से देखेंगे तो उसमें ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे। ये सब क्या है? पत्ती हैं इसके। और इन पत्तियों के बीच में वर्निश लगा दिया जाता है, वर्निश का लेप। वर्निश एक कुचालक पदार्थ होता है, उसका लेप हर पत्तियों के बीच में लगा दिया जाता है, पॉलिश की तरह होता है वो। लगा देने से एक पत्ती दूसरे पत्ती के संपर्क में नहीं आती है। ठीक है, और जब एक पत्ती दूसरे पत्ती के संपर्क में नहीं आएगी, तो उनमें पत्तियों में जो भंवर धारा उत्पन्न होंगे, भंवर धारा एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, तो भंवर धारा की जो प्रबलता होगी वो क्या होगी? क्षीण हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और यदि पत्तियां लगाते समय आपने वर्निश का लेप नहीं लगाया, तो फिर वो पत्तियां एक दूसरे पर रखेंगे, तो फिर वो धातु के टुकड़े की तरह हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? और जब धातु के टुकड़े की तरह हो जाएंगी, तो फिर वो पूरी पत्तियां मिलके भंवर धारा उत्पन्न करेंगी। तो फिर ट्रांसफार्मर का पत्तियों से बनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो पत्तियां यूज करते समय उनके बीच में लेप मार दिया जाता है वर्निश का। वर्निश जानते हो? तांबे का तार जब मार्केट से खरीदना तो उसको देखना पीला दिखता है वो। जब उसको ऊपर से ब्लेड से स्क्रैच करोगे तो उसके अंदर देखिएगा व्हाइट दिखेगा। समझ में आई बात? तो एक तो एल्युमिनियम का होता है, व्हाइट जब होगा तो एल्युमिनियम है, उसके ऊपर जो पीला होता है वो वर्निश का लेप है। इसीलिए आर्मेचर बुनते समय एक तार दूसरे तार पर देखिए बहुत लगे रहते हैं, लेकिन एक तार दूसरे तार के संपर्क में नहीं होता है, क्योंकि वर्निश क्या करता है? बीच में विद्युत प्रतिरोध का काम करता है, सॉरी प्रतिरोध, ये कुचालक का काम करता है, जो तार को सटने से रोकता है। नहीं तो आप किसी भी फैन का आर्मेचर निकाल के देखिएगा, उसमें एक तार दूसरे तार पे लपेटे रहते हैं। ठीक, तो अगर सभी तार एक दूसरे के संपर्क में रहे, जैसे करंट लगाएंगे तार पूरा फॉल्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। तो वो वर्निश है, वो वर्निश एक तार को दूसरे तार से सटने से बचाता है। कहीं भी अगर स्क्रैच हो गया वर्निश का, तो फिर पूरा फैन का जो आर्मेचर होगा, जिस मोटर का आर्मेचर होगा, सब जल जाता है। आप लोग देखते भी होंगे, कहते हैं मोटर आर्मेचर जल गया इसका। तो इसी कारण से होता है, क्योंकि वो जब ज्यादा हीट होता है ना, तो वही वर्निश क्या होता है? हट जाता है। और जब हटा तो एक तार दूसरे तार से सटा,
फिर काम हुआ। यही होता है। और वही चीज तो मैं लिखा हूं, देखो यहां, उपकरण कुचालन क्या होता है, जब वो ज्यादा हीट हो जाएगा ना तो वही होता है। समझ में आ गई बात। तो बचने के उपाय क्या है? धातु के टुकड़े के जगह पर आप उस धातु के पत्तियों को वर्निश के लेप के साथ क्या करें, यूज करें। ऐसा करने से वो हर पत्तियों में उत्पन्न भंवर धाराएं एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो धातु का टुकड़ा या वो उपकरण आपका गर्म नहीं होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? धातु के टुकड़े के स्थान पर उसी धातु के पतली पत्तियों का ठीक है, विद्युत रोधी लेप के साथ प्रयोग करने से भंवर से प्रत्येक पत्ती के भंवर धारा एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, जिससे भंवर धारा की प्रबलता क्या होती है, क्षीण हो जाती है। क्षीण मीन्स कमजोर हो जाती है। और जब क्षीण हो जाएगी तो वो उसको गर्म नहीं कर पाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा का अधिकतम भाग उष्मा के रूप में खर्च नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। कहीं पर किसी को ऐसा नहीं ना जो समझ में नहीं आया है, भंवर धारा क्या है, भंवर धारा का प्रमाण क्या है, कारण क्या है, हानि क्या है, और उससे आप कैसे बचें। क्लियर है सबको? चलिए तब नोट कर लीजिए।